सो व्हाट इज ग्रुप 16 और ग्रुप 16 में पाए जाने वाले एलिमेंट All right. Good morning, good evening, Prince. ठीक है, ग्रुप 16 स्टार्ट कर रहे हैं. कहलाते हैं चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस जैसे हैलोजेंस होते हैं वैसे इनका एक नाम है, दे आर कॉल्ड चाल्कोजेंस. और इनका ग्रुप में याद करने का तरीका मैंने बताया था, उससे टीपो, दैट मींस OSSETEPO. ठीक है. तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे जो है कहलाते हैं चाल्कोजेंस. और व्हाई दे आर कॉल्ड चाल्कोजेंस? क्योंकि ये वर्ड जो है ये जो है डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास. ब्रास तो हमें पता है एक अलॉय होता है और इसमें यूजुअली सल्फर जो होता है कॉपर के साथ अटैच्ड होता है, तो दैट इज व्हाई सल्फर की वजह से इस ग्रुप का नाम चाल्कोजेंस है. वैसे भी तुमसे पूछ नहीं रहा है कि इसका नाम चाल्कोजेंस क्यों है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं. पर अगर आ भी गया तो तुम ये बोलोगे कि चाल्कोजेंस वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड of brass. Brass is an alloy of copper and copper is associated with sulfur. बहुत ही लेम रीजन है टू नेम इट चाल्कोजेन, बट द थिंग इज ये पूरे ग्रुप को चाल्कोजेंस कहते हैं. ठीक है. अब उसके अलावा ये सॉल्ट्स तो हम बोर्ड में फाइनल में पढ़ के जाएंगे, लर्न करके जाएंगे कि जिप्सम क्या है, एप्सम क्या है, बेराइट क्या है, सल्फाइट, गैलिना, जिंक ब्लेड, ये सब क्या है, ये सब हम फाइनल में पढ़ के जाएंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ग्रुप 16 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न. हमें पता है ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, और फिर सल्फर की होगी 3s2 3p4, और फिर होगी 4s2 3d10 3p4 4p4, 5s2 4d10 5p4, 6s2 5d10 4f14 6p4 एंड सो ऑन. तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन तो सबको याद होगी, यस और नो? तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम की. बस इनमें डिफरेंस होता था, 3d आ जाता था 4s के बाद, और फिर f आता था जब वो 5d के बाद 4f भी आ जाता था. ठीक है. तो अब ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NNS2 NP4. ठीक है. अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक के, सबसे पहले हम रीजनिंग क्वेश्चन जो गिवन है दैट इज व्हाई डज ऑक्सीजन हैव लोअर आयनाइजेशन देन नाइट्रोजन? व्हाई डज ऑक्सीजन हैव लोअर आयनाइजेशन देन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का आयनाइजेशन क्यों कम? ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में हमें करना
करना क्या है, क्वेश्चन में गिवन है that elements of this group have lower ionization values as compared to those of group 15. This is due to the fact that group 15 have extra stable half filled value. मतलब क्या है, तुम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करो, ग्रुप 15 का एलिमेंट था नाइट्रोजन और ग्रुप 16 का है सल्फर ऑक्सीजन, ये दोनों आसपास हैं, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन भी आसपास है. दिस इज 2s2 2p3 एंड दिस इज 2s2 2p4. तो इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो इसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p में होता है और 2p इसके अंदर भी आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p में होता है. और वैसे अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो नाइट्रोजन बड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन छोटा, एज साइज डिक्रीजेस. तो साइज डिक्रीज हो रहा है तो साइज से हमें लगता है अगर कभी साइज छोटा होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है. तो वी वर एक्सपेक्टिंग वी एक्सपेक्टेड कि ऑक्सीजन हैज हायर आयनाइजेशन. हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा, छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल तो हाई है. पर अगर हम ध्यान दें तो नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन में एक जो है पेयर्ड ऑर्बिटल होता है और सिमेट्री को खराब करता है. तो अब you yourself decide, is it easy to remove electron from 2s3 or 2p3 or 2p4? किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, 2p3 या 2p4? 2p4 में से, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें 2p3 में there is half filled stability, 2p3 में it is half filled stable, so it will be difficult to remove electron. So actually in reality expectation कुछ और थी, पर reality में ये है कि oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen. नाइट्रोजन में हाफ फिल स्टेबिलिटी है और उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है. तुम बताओ ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्लियर है तुम्हें, यस और नो? ठीक है. अगर हमें ये क्लियर है तो हमें चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो इस स्टेटमेंट को मैं सिंपल बोल सकता हूं कि ग्रुप 16 हैज हायर आयनाइजेशन has lower ionization than group 14 elements. ग्रुप 16 का लोअर आयनाइजेशन है देन ग्रुप 14 के एलिमेंट्स. यू टेल मी, इज दिस क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन लेस देन दैट ऑफ सल्फर? ठीक है, इसको समझते. तो इसका भी एक एक्सपेक्टेशन और एक रियलिटी है, और एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्या है उसे हमें देखना है. कश्वी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, ये बात क्लियर है, यस और नो? तो तुम मुझे बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती होगी, छोटे में या बड़े में? स्मॉल और लार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालना है, न्यूक्लियस से खींचना है. न्यूक्लियस में ज्यादा पास होगा इन स्मॉलर वन, तो ज्यादा हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी छोटे एटम्स की होती होगी. यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन की में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, बट जब हमने कॉन्फ़िगरेशन से देखा, कॉन्फ़िगरेशन से देखने में हमें पता चला
कि ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन है दैट वुड बी लो। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल में स्टेबल है, तो ऑक्सीजन से निकालना आसान हो गया। हम सोच रहे थे कि ऑक्सीजन की ज्यादा हाई होगी, बट निकली किसकी? नाइट्रोजन की, ड्यू टू हाफ फिल। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट। वन सेकेंड। कि अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और सल्फर का साइज बड़ा होता है। तो साइज नीचे इंक्रीज होता है। साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है दैट इज ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जो एनर्जी रिलीज होगी, छोटे में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना आसान होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि सल्फर शुड हैव या फिर ऑक्सीजन शुड हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉल साइज। एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन बोल दिया मैंने, हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, पर रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू extremely small size, of oxygen, it is difficult to add electron. Due to higher इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बहुत ज्यादा रिपल्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ द थिंग इज द आंसर शुड बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव की टर्म में लिखते हैं। तो जैसे हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। पर इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन शुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, पर अब बात यह है कि ऑक्सीजन बहुत ही छोटा है। अगर कोई चीज बहुत ही छोटी होगी और उसमें ऑलरेडी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने पे देयर इज अ लॉट ऑफ रिपल्शन बाय द अदर इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें अगर हम यहाँ पे, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होती है। तो द थिंग इज ये केस ऑक्सीजन के केस में आता है और फ्लोरीन के केस में। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मतलब लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तुम ये याद रखोगे तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दो कंसेप्ट है, या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अगर आसान तो लेस नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल, तो मोर नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। अब यहां पर बात ये है कि हमारा ऑक्सीजन छोटा होता है तो अच्छा होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना, पर बहुत छोटा होना बहुत छोटा होना बुरा होता है। मतलब छोटे में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होता है यूजुअली, क्योंकि न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करता है, पर ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज व्हाई ऑक्सीजन की मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है than sulfur. Oh, sorry, less negative. The reality is that oxygen has less negative electron gain than sulfur. तुम बताओ ये क्लियर हुआ, yes or no? अच्छा, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। यस करेक्ट शुभम, यहाँ पर एक गड़बड़ ये है, ये मोर नेगेटिव लिखना है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान तो मोर नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल तो लेस नेगेटिव होता है। ठीक है, ये याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मच एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो सिंपली करी जा सकती है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, दोनों का समरी देखते हैं। समरी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं तो दे विल गेट क्लियर। एक समरी बता देता हूं सो दैट तुम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओ। ठीक है, अगर पी ब्लॉक में क्वेश्चन आता है अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो, पहली बात साइज की बात करें तो साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज। ओ सॉरी, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, और अक्रॉस द पीरियड जाते जाते साइज डिक्रीजेस। ये बात तो सबको क्लियर होगी, यस और नो? अब हमारे कोर्स में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे कोर्स में बस यही ग्रुप्स हैं। अब साइज से, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरल क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज से इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इट इंक्रीजेस। पर हमने देखा है
यहां पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, और ये है एक्सेप्शन इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। जहां पे मैंने शेडेड एरिया किया है उस एरिया में शेडिंग में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप 15-16 में आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन है, जो अभी हमने किया था विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल ट्रेंड, बट एक्चुअली नाइट्रोजन की ज्यादा थी ड्यू टू हाफ फेज सिमेट्री। सो दिस इज आवर एक्सेप्शन दैट आई हैव शेडेड। फिर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होनी चाहिए अक्रॉस द पीरियड वो डाउन द ग्रुप होनी चाहिए मोर नेगेटिव, हो लेस नेगेटिव, और अक्रॉस द पीरियड होनी चाहिए मोर नेगेटिव। ठीक है, अब बात यह है कि इन दोनों के केस में यहां भी एक्सेप्शन आती है, और एक्सेप्शन आती है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, और फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। तो एक एक्सेप्शन है ऑक्सीजन सल्फर, और एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन क्लोरीन। दिस इज द एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दैट इज एक्सेप्ट ऑक्सीजन और एक्सेप्ट more negative in sulfur than oxygen and fluorine than chlorine। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ये दो एक्सेप्शन है, ये और ये, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। एंड मेटालिक रेडिएशन, इसको एक साथ ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड मेटा and प्लीज वेट। यहां तक समझ आ गया आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन सबको? आराधना, हर्ष, हर्षिता, महक? Yes, sir. वन सेकेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक करेक्टर को मैं बोल रहा हूं एक साथ ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक करेक्टर दोनों एक जैसे ही हैं। नॉन मेटालिक करेक्टर बोल लो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का सेम टेंड है, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस और अक्रॉस द पीरियड
it increases and it has no exception. तो प्लीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बता दो। अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक गड़बड़ भी होगी। हाँ, तो यहाँ पे मोर नेगेटिव सल्फर की होती है और इसमें होती है क्लोरीन की। करेक्ट शुभम अगेन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सल्फर, देखो ऑक्सीजन सल्फर में से ऑक्सीजन बहुत छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल माने लेस नेगेटिव, तो ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव होती है और फ्लोरीन की मोर नेगेटिव होती है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा कश्मी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे एनर्जी रिलीज को बोलते हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। साइज बढ़ने पे तुम साइज के साथ रिलेशन लर्न कर लो, साइज इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। तो ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर का साइज बड़ा होना चाहिए तो सल्फर की लेस नेगेटिव होनी चाहिए, बट ऑक्सीजन सल्फर में से ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव होती है, क्योंकि साइज छोटा होना मोर नेगेटिव लाता है पर बहुत छोटे होना से मुश्किल हो जाती है। बहुत छोटे होने से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाती है और उस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है। ये हमने यहाँ पे किया था। तो देखो हमने बोला था कि ऑक्सीजन की मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा था, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल था, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल यानी वो लेस नेगेटिव हो जाती है। क्लियर? यस सर। इससे रिलेट कर लो। कुणाल, कनिष्का, तुम्हें समझ आ रहा है? It increases and it has no exception. ठीक है, तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज में भी कोई एक्सेप्शन नहीं आया। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देयर इज एक्सेप्शन व्हेन वी आर लुकिंग एट 15, 16, 17, 18 वाला ग्रुप। तो ये टेबल क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो दो चीजें हमें याद रखनी है यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is there a large difference between melting points of oxygen and why is there a large difference between melting point of oxygen and sulfur? ऑक्सीजन सल्फर में मेल्टिंग पॉइंट का बहुत डिफरेंस है। सल्फर एक सॉलिड है, ठीक है, और ऑक्सीजन एक गैस है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर why sulfur has higher melting point than oxygen? इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये आंसर है कि ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो ही एटम है और सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम है।
तो सीधी सी बात ये है, एसिड में मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा O2 से, राइट? यस और नो? एसिड विल हैव हायर मॉलिक्यूलर मास देन O2 क्योंकि सल्फर के 8 एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन में O2 में देयर इज Okay, I found this on the web for will have higher molecular mass than O2. Check it out. नो सीरी। अच्छा, एनीवेज, अच्छा, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूलर वेट एसिड का है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो इस केस में मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, और अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो कहना है इससे कि वाई सल्फर हैज मोर मॉलिक्यूलर मोर मेल्टिंग पॉइंट देन O2। इसका सीधा सा रीजन ये है कि एसिड में ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगे एज कंपेयर टू O2। Is this clear? Question and answer, yes or no? जिसका वेट ज्यादा होता है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अब थोड़े से मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन छोड़ के आई एम फोकसिंग ऑन रिएक्शन। थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट करना है, थोड़ा रिएक्शन करना है। सो नाउ आज की रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट साइड में प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन है और राइट साइड में प्रॉपर्टीज। ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर, लेफ्ट साइड पे लिखे हुए मैंने बाय प्रोडक्ट्स एंड, और राइट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं ऑन द स्कीम। तो इस स्कीम को बनाकर भी लर्न कर सकते हो, और स्कीम बनाने के बाद तुम इंडिविजुअल रिएक्शंस भी बनानी है। तो लेट अस फर्स्ट राइट द प्रिपरेशंस ऑफ डाइऑक्सीजन। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन में सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं लेड ऑक्साइड Pb3O4। Pb3O4 gives PbO plus O2। दूसरी इज PbO2 gives PbO plus O2। टू PbO plus O2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट is KClO3 gives, on heating gives, ये सारे हीट वाले हैं, मैंने हीट का साइन नहीं बनाया शायद। हीट करने पे gives KCl plus O2, 2 KCl 2 KClO3। ठीक है, 6 3 O2। Similarly Ag2O gives Ag plus O2, तो 2 Ag2O 4 AgO2, 2 HgO gives 2 Hg plus O2। ठीक है, अब इन रिएक्शंस को लर्न कैसे करें? हाउ डू वी लर्न दीज रिएक्शंस? इनको लर्न करने का कोई तरीका होना चाहिए। इनको लर्न करने का तरीका ये है कि पहला दो पैटर्न है, दैट इज लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड्स कन्वर्ट इनटू PbO। देखो, लेड की 3 ऑक्साइड है, तुम याद रखो, Pb3O4, PbO2 एंड PbO।
इनमें से Pb3O4 स्टेबल नहीं है, PbO2 स्टेबल नहीं है, PbO स्टेबल है। तो एक रिएक्शन हो गई जो Pb3O4 से PbO बनाए और एक रिएक्शन हो गई PbO2 से PbO बनाए। दोनों रिएक्शन में मोर स्टेबल वाली ऑक्साइड बनने पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो मोर स्टेबल इज PbO, लेस स्टेबल आर दीज टू। ठीक है। दूसरी चीज KClO3 KCl प्लस O2, ठीक है। ये दोनों एक पैटर्न में आ रही है और ये पैटर्न है मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग गिविंग अस मेटल प्लस O2। तो दो मेटल्स हैं, एक है Ag +1 होता है, Hg +2 होता है। तो इसीलिए AgO है और एक जगह पे HgO है। तो हमने पैटर्न बना लिया एक्सेप्ट फॉर दिस रिएक्शन KClO3 वाली, ठीक है। और KClO3 वाली रिएक्शन को हम अलग तरीके से याद कर लेते हैं। हम इसे ये याद रखेंगे कि KClO3 वाला जो मेथड है, I think it gives the purest form of oxygen या best form, कुछ ऐसा था। We'll have to see, ठीक है। पोटेशियम सॉल्ट से पोटेशियम क्लोरेट, तो 3 चीजें से डाइऑक्सीजन बनाई जा सकती है। और वो 3 चीजें क्या हैं? 3 भी क्या, हम ये भी समझ सकते हैं कि ये दोनों मेटल की ऑक्साइड्स हैं। ये दोनों पैटर्न सेम चीजें हैं, दे ऑल आर मेटल ऑक्साइड्स। तो अगर मुझे याद रखना है कि ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कौन कौन सी है, तो पहली बात मेरे दिमाग में आनी चाहिए, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में या तो हम मेटल ऑक्साइड यूज कर सकते हैं या हम पोटेशियम क्लोरेट यूज कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। KClO3 का कोई नोन सॉल्ट बताओ, KCl इज द नोन सॉल्ट और O2 बनेगा। इजी टू लर्न, इसमें स्टोइचियोमेट्री खुद ही बैलेंस हो जाएगी, ज्यादा बड़ी है नहीं। मेटल ऑक्साइड में मैं ये याद रख सकता हूं, आइदर मैं लेड ऑक्साइड यूज कर सकता हूं, और लेड ऑक्साइड में मुझे पता है ना Pb3O4 स्टेबल है ना PbO2 स्टेबल है, ये दोनों को स्टेबल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, दैट इज PbO और O2। दूसरी चीज मैं याद रख सकता हूं कि और भी मेटल ऑक्साइड्स है जो मैं यूज कर सकता था, और वो 2 मेटल ऑक्साइड्स है जो सेम पैटर्न में आती है, दैट इज Ag+ होता है तो Ag2O और Hg2+ होता है तो HgO। इनसे Ag और Hg तो निकलेगा और O2 और O2। तो मुझे बस 2 चीजें याद रखनी है, उसके आगे मेरे दिमाग में फ्लो चार्ट खुद बन जाएगा। ये अलग अलग पैटर्न्स है प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन के लिए। तुम बताओ ये रिएक्शन तुम्हें याद हुई, यस और नो? यू जस्ट हैव टू लर्न दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स एंड पोटेशियम क्लोरेट। मेटल ऑक्साइड्स में 2 पैटर्न है, एक लेड ऑक्साइड वाला जिनमें वो मोर स्टेबल लेड ऑक्साइड पे चले जाते हैं, और दूसरा जिनमें वो ऑक्सीजन रिलीज करके मेटल पे जाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। बोलो क्लियर, यस और नो? ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन पे। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से आसान कुछ नहीं है। ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करता है, तो सब चीजों को ऑक्सीडाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। तो अगर हम HCl को ऑक्सीडाइज कराना चाहें तो HCl में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेस टू H2O एंड क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस टू Cl2। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीडाइज कराना चाहें, अच्छा इन सब में तुम O2 तो ऐड कर ही लोगे, हेलो
इसमें बनेगा SO3, ठीक है, और इधर बनेगा ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ZnS को ऑक्सीडाइज कराना चाहूं, जिसे हम रोस्टिंग भी बोलते थे, तो इसमें जिंक को ऑक्सीडाइज कराओ, देखो जिंक को भी ऑक्सीडाइज करो, सल्फर को भी ऑक्सीडाइज करो, तो ये क्या बन जाएगा ZnO प्लस SO2। जैसे ऊपर हुआ था, ऊपर हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दिया था, ठीक है, और क्लोरीन को भी। तो अब इस तरीके से और चीजों को भी ऑक्सीडाइज करें। मीथेन को ऑक्सीडाइज करो, तो मीथेन ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन है तो CO2 और H2O बनाएगा, और P4 ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन के साथ P4O10 बनाएगा। तो इन सब रिएक्शंस को हम एक ही तरीके से याद कर सकते हैं, और ये सारे एक ही पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं। दैट इज, जब भी कोई चीज ऑक्सीजन किसी चीज पे ऐड किया जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। HCl में हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड कर दो, H2O बन गया। Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर दो, Cl2 बन जाएगा। फिर Cl-1 में यहाँ पे 0 पे SO2 को और ऑक्सीडाइज करो, और ऑक्सीजन डाल दो SO3। Zn में ऑक्सीजन डालो ZnO, S में ऑक्सीजन डालो SO2, C में ऑक्सीजन डालो CO2, H में ऑक्सीजन डालो वाटर, P4 में ऑक्सीजन डालो P4O10। These are simplest reactions। ये तो कोई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं आएगा, yes or no। तुमसे कोई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलता, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया कि राइट ऑल प्रिपरेशंस ऑफ डाइनाइट्रोजन 2 मार्क, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो हम याद कर सकते थे कि भाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते कंप्लीट द रिएक्शन। दैट इज व्हाई यू नीड टू जस्ट लर्न द टेम्पलेट पैटर्न। तो तुमसे क्वेश्चन में गिवन होगा ZnS plus O2 कंप्लीट द रिएक्शन, तो यू विल कंप्लीट इट ZnO plus SO2, अगर तुमने उसे समझा हुआ है। अगर तुम ये रट के चले जाओ नाइट्रोजन की प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोजन की क्या है, तो हो सकता है तुम्हारा गलत हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया और ना ये बोर्ड देगा। तो तुम्हें हर एक रिएक्शन का पैटर्न समझना है, उसे डिकोड करना है, उसे लर्न करना है, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी सबने ग्रुप 15 की और 16 की सारी रिएक्शंस लिखनी है। तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, तुम सारी रिएक्शन लिखकर लर्न करके इसको सबमिट करोगे, ठीक है। लर्न एंड सबमिट इट ऑन ऐप। Type present in chat. हाँ, रिपीट है ये होमवर्क, सो दैट लर्न हो सके। 15 मिनट अभी यूज कर लो इसको, और रात 10 बजे तक सेंड कर देना सारे, ठीक है। होमवर्क है 15, ग्रुप 15 एंड 16 की रिएक्शन जो भी तक अभी तक हमने करी है वो सारी लर्न एंड रिटन, लर्न भी करनी है और लिखनी भी है दोबारा, स्टार्टिंग से लेके अब तक।